डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको भारतीय विनियोग बैंक लिमिटेड के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले हम बहुत सारी औद्योगिक संस्थाओं की चर्चा कर चुके हैं जो औद्योगिक वित्त में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय विनियोग बैंक लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1971 में बीमार व बंद बिलों के पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन में मदद देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका कार्यालय कहाँ कोलकाता में रखा गया है। इसकी निगमित पूंजी IDBI, LIC, ICICI, SBI व राष्ट्रीय बैंकों ने ली थी। भारत सरकार ने भी इसे ब्याज मुक्त कर दिया था। अगस्त 1984 में IRCI भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में बदल दिया गया ताकि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। मार्च 1997 में इसे सरकारी कंपनी में बदल दिया गया और इसका नाम भारतीय विनियोग बैंक लिमिटेड रखा गया। अभी तक यह वस्त्र, बेसिक मेटल, रसायन व रसायन पदार्थों, खाद्य पदार्थों, विद्युत सृजन आदि उद्योगों को सहायता प्रदान कर चुका है। भारतीय नेक्स्ट संस्था है भारतीय सामान्य बीमा निगम। 1973 में देश में सामान्य बीमा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के बाद से GIC व इसकी 4 सहायक इकाइयाँ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अपनी सहायता ऋणों, अभिगोपन, प्रत्यक्ष अंशदान आदि के रूप में देता है। भारतीय सामान्य बीमा निगम ने टेक्सटाइल, कागज, रसायन व रसायन पदार्थों, मशीनरी व बेसिक मेटल्स आदि के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र को सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है भारत का निर्यात आयात बैंक, एक्सिम बैंक भी इसको कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और इसने अपना कार्य 1 मार्च 1982 से शुरू किया था। इसने IDBI के वे सभी कार्य अपने हाथ में ले लिए जिनका संबंध निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने, विदेशी ग्राहकों को उधार देने, निर्यात साख पर पुनर्वित्त की सुविधा देने आदि से था। इसने परिवहन उपकरण, शक्ति सृजन व वितरण के उपकरणों के निर्यात को भी वित्तीय सहायता दी है। तो हमने देखा कि भारत में आवश्यकता अनुसार औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थानों का विकास किया गया ताकि मौद्रिक लेन देन अधिक व्यवस्थित व सुचारू ढंग से किया जा सके, भारतीय मुद्रा बाजार की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके और जो भी वित्त प्रदान किए गए हैं उनका सदुपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आप लोग को बहुत सारी वित्तीय संस्थाओं का वर्णन किया है, उनके बारे में बताया है जो उद्योगों को वित्त प्रदान करके उनको सुदृढ़ करने, उनका विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं माइक्रो व लघु उपक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MSES। M का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए वित्तीय व्यवस्था। हम लोग सब जानते हैं कि भारत के औद्योगिक ढांचे में माइक्रो व लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनको भी कार्य करने के लिए स्थिर व कार्यशील दोनों प्रकार की पूंजी चाहिए होती है। इनको पूंजी प्रदान करने वाले कुछ परंपरागत साधन रहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में वो साधन अपर्याप्त हैं। अतः उन्हें अपने उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए समय समय पर महाजन, व्यापारियों, सराफों आदि से ऋण लेना पड़ता है, लेकिन ये ऋण व्यवस्था भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अतः सरकार ने लघु उद्योगों की वित्त आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए कई प्रकार के साधनों की स्थापना की है और वो निम्न प्रकार है। उद्योगों को सरकारी सहायता संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मिलने वाली पूंजी। दूसरा है राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट है राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारतीय स्टेट बैंक व इनसे संबद्ध अन्य बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा भारतीय रिजर्व बैंक की
साख संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता। नेक्स्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिडबी भी कहते हैं, और SIDBI, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दैट इज कॉल्ड सिडबी। संक्षिप्त में हम लोग उसका वर्णन देखते हैं। राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपायों को उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने 1951 में राज्य वित्त अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक 18 राज्य वित्त निगम स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य वित्तीय निगम लघु एवं मध्य आकार के उद्योगों को मध्यम व दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं। ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के ढंग पर ही बने हुए हैं और उनके ही सूक्ष्म रूप हैं। ये निजी उद्यमकर्ताओं, साझेदारी फर्मों एवं निजी सीमित दायित्व वाली कंपनियों को भी साख प्रदान करते हैं। ये अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण दे सकते हैं। प्रत्येक राज्य वित्त निगम की शेयर पूंजी होती है। ये बॉन्ड व ऋण पत्र बेचकर भी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें जन सामान्य से भी जमा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने बताया राज्य वित्त निगम, इनकी क्या समस्याएं रही हैं और इनकी क्या सुझाव हैं। राज्य वित्त निगमों की जो प्रगति है वो संतोषप्रद नहीं रही है। इन्होंने मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, बिजली की आपूर्ति, चाय व रबड़ की बागान। लघु उद्योगों को अपेक्षाकृत इन्होंने कम सहायता प्रदान की है। इस स्थिति के लिए बहुत कुछ उद्योग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे अपने आवेदन पत्र पूरी तरह से नहीं भरते हैं और साथ ही उनके पास अपर्याप्त जमानत होती है। व्यवस्थित हिसाब व अंकेक्षण नहीं होता है और इसके साथ ही उत्पादन की विधियां भी असंतोषजनक होती है। इसके साथ ही राज्य वित्त निगम ने अभिगोपन के कार्य में भी विशेष प्रगति नहीं की है। और देखा जाए वित्त कोषों के दृष्टिकोण से तो राज्यों के बीच भारी अंतर पाया गया है। कुछ राज्य वित्त निगम तो कोषों की दृष्टि से संपन्न हैं, उनके पास आधिक्य कोष भी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कोषों का अभाव पाया जाता है। तो राज्य वित्त निगमों के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो साधनों के अभाव की रही है, और इसके साथ ओवरड्यूज की जो समस्या है उसने भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। इनसे उधार लेने वाले निर्धारित समय पर कर्ज का रुपया नहीं लौटाते हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, राज्य औद्योगिक विकास निगम। इन्हें कुछ राज्यों में राज्य औद्योगिक विनियोग निगम भी कहा जाता है। ये राज्य औद्योगिक विकास निगम अपने अपने राज्यों के औद्योगिकरण की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उनके लिए वित्त व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में ये निजी उद्यमकर्ताओं के साथ भाग लेते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, अभिगोपन व विलंबित भुगतान की सुविधा आदि भी प्रदान करते हैं। राजस्थान में भी 1969 में राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम RIMDC स्थापित किया गया था। 1979 में खनिज निगम के अलग से बन जाने पर इसका नाम रिक्को, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। यह सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में मदद करता है। इसने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक व इनके सहायक बैंकों का लघु उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने में स्थान। अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने उदार योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को ऋण स्वीकृत किए हैं।
इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक लघु उद्योगों का विस्तार व आधुनिकीकरण करने के लिए भी मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। किस्तों की साख योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ने लघु व मध्यम आकार के व्यवसायियों को साज सामान या मशीनरी आदि खरीदने की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने लघु उद्योगों, खादी व ग्रामीण उद्योगों को काफ़ी मात्रा में कर्ज प्रदान किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। यह निगम फरवरी 1955 में स्थापित किया गया था। यह लघु उद्योगों के विकास के लिए विविध प्रकार के कार्य करता है। इसके अंतर्गत लघु इकाइयों को आधुनिक मशीनें किस्तों पर मिल जाती है। यह लघु उद्योगों के माल के एक्सपोर्ट निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है। निगम ने कच्चे माल के डिपो स्थापित करके विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के वितरण की भी व्यवस्था को किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योगदान भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त निगम, राज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक की साख गारंटी स्कीम आदि के अंतर्गत दिया है। और लास्ट है खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग। खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग 1956 में स्थापित किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी व ग्रामीण उद्योगों के नियोजन, संगठन व विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ध्यान देता है। इसकी सहायता के फलस्वरूप खादी व ग्रामीण उद्योगों का काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है। सिडबी राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1989 में 1989 में संसद के एक अधिनियम पारित करके IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक रूप में की गई थी। अप्रैल 1990 से सिडबी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसको मुख्य दायित्व क्या सौंपा गया था? लघु क्षेत्र की वित्त व्यवस्था करना और उनका विकास करना। लघु क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग शामिल होते हैं। तो सिडबी पुनर्वित्त के द्वारा बिलों की पुनर्कटौती, तकनीकी सहायता आदि के रूप में उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है। ये राष्ट्रीय लघु उद्योग और लघु उद्योग विकास निगमों को भी साधन प्रदान करता है ताकि वे कच्चे माल की पूर्ति, माल की बिक्री, किस्तों पर मशीनें उपलब्ध कराने व लीजिंग की सुविधा प्रदान करने तथा औद्योगिक बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान दे सके। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस बताई है जो लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को ऋण प्रदान करती है, उनके विकास में अपना योगदान देती है। इन सब के बावजूद भी औद्योगिक वित्त में कुछ कमियां रह गई हैं जिन पर हम चर्चा अभी करते हैं। हालांकि पिछले 65 वर्षों से औद्योगिक वित्त के ढांचे में काफ़ी सुधार हुआ है। हम लोग औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं और महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना भी योजना काल के दौरान की गई है। फिर भी हमारे औद्योगिक विकास में कुछ कमियां रह गई हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। पहली चीज, विभिन्न संस्थाओं का अव्यवस्थित फैलाव तथा कार्यों में दोहराव। इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी औद्योगिक वित्त की संस्थाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में डुप्लीकेशन है अर्थात दोहराव है और उनकी कार्यों की स्पष्टता नहीं है कि कौन सी संस्था को कौन सा कार्य करना है। जैसे कि आप लोगों ने अभी अध्ययन किया था, IDBI, IFCI, ICICI के कार्यों में बहुत कम समानता मिलती है। विदेशी ऋण प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी IFCI और ICICI के कार्यों में डुप्लीकेशन पाया गया है। तो इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी भांति औद्योगिक वित्त के संबंध में कोई स्पष्ट नीति का अभाव रहा है। प्राय जो निम्न प्रायोरिटी वाले उद्योग है उनको भी ऋण प्राप्त हो जाता है और फिर क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले उद्योग हैं वो ऋण से वंचित रह जाते हैं। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो औद्योगिक वित्त की संस्थाएं हैं
उन्हें ज़्यादा ऋण किसको दिया है? बहुत बड़े औद्योगिक घरानों को दिया है, इंडस्ट्रियल हाउसेज को दिया है। उससे क्या हुआ है कि देश में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है, मतलब आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों में सीमित हो गया है और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास औद्योगिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाया है। तो हम ये पाते हैं कि जो प्रादेशिक असमानताएं हैं वो कम होने की बजाय उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोजेक्ट की स्वीकृति व सहायता के वितरण में बहुत अधिक विलंब पाया जाता है, एक लैग पाया जाता है कि मतलब स्वीकृति हो गई लेकिन सहायता समय पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो हमें इसके मध्य जो समय का अंतराल है उसको कम करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने चाहिए। तो एक ये प्रॉब्लम भी इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये भी देखा गया है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी तो लगाई गई लेकिन उनकी प्रबंध में कोई सहभागिता नहीं रही। यदि प्रबंध में भी उनकी सहभागिता रहती तो शायद वो अपना कार्य अधिक सक्षम ढंग से कर सकते, समाज के प्रति भी वो अपने दायित्व को अधिक प्रभावी ढंग से निभा पाते। और एक जो प्रॉब्लम आई है कि ज़्यादातर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने निजी क्षेत्र में जो पूंजी लगाई है उससे पूंजी गहन परियोजनाओं को, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा मिला है, उनको प्रोत्साहन मिला है, लेकिन उनकी वजह से रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया है। इसकी वजह से देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या का निदान हम नहीं कर पाए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि श्रम गहन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए ताकि बेरोजगार हाथों को काम मिल सके। तो ये कुछ कमियां मैंने बताई है आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक वित्त में सुधार के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। पहली चीज़ जो बता सकते हैं कि पूंजी बाजार को हमें अधिक सक्रिय, अधिक एक्टिव करने की, अधिक सुदृढ़ करने की, अधिक व्यापक करने की आवश्यकता है। तो औद्योगिक वित्त का प्रमुख जो सोर्स है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का वो क्या है? कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, जहां कंपनियां अपने शेयर और ऋण पत्र बेचकर क्या करती है? वित्तीय साधन जुटाती है। तो हमें क्या करना है? इसके लिए पूंजी बाजार को अधिक सुदृढ़ करना है ताकि औद्योगिक वित्त की प्राप्ति सुगमता से हो सके। दूसरा है वित्त निगम व संस्थानों के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि निजी क्षेत्र को भी अधिक मात्रा में ऋण मिल सके। औद्योगिक इकाइयों को जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे विनियोगकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही हमें लोगों को भी अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज भी नए उद्यमकर्ता जो पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करते हैं उनके समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई पूंजी से संबंधित आती है। तो इसके लिए हमें देखना है कि जो भी नए उद्यमकर्ता पिछड़े हुए क्षेत्र में उद्योग स्थापित करते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूंजी की प्राप्ति हो सके, उनके लिए पूंजी का प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी हमारे देश में प्रादेशिक असमानताएं हैं उनमें कमी किया जाना संभव है। व्यापारिक बैंकों को भी औद्योगिक वित्त में अधिक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हालांकि एक सराहनीय भूमिका उनके द्वारा अदा की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ और किया जाना बाकी है और औद्योगिक वित्त में उनका योगदान है वो पूर्वापेक्षा बढ़ाया जाना चाहिए। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को आवेदन पत्र पर विचार शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को समय पर ऋण नहीं मिल पाने पर वो अपने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी प्रोजेक्ट्स को गंभीर क्षति होती है। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को जो भी उनके द्वारा सहायता प्राप्त उद्योग है उनकी प्रबंध में भी भाग लेना चाहिए। जैसे LIC अभी भी एक निष्क्रिय साझेदार है, तो उसको सक्रिय साझेदार बनाया जाना चाहिए ताकि प्रबंध संबंधी समस्याओं को भी हम देख सकें, उनका भी समाधान और निदान कर सकें। तो इस प्रकार से मैंने कुछ सुझाव आप लोगों को औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में दिए हैं। निश्चित रूप से इन सुधारों को
क्रियान्वित करके इनको अपनाकर देश औद्योगिक क्रांति को और अधिक प्रबल कर सकता है और अधिक सुदृढ़ कर सकता है और हम विकसित देशों की कतार में खड़े हो सकते हैं।